इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर तो लंबा है, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ये 2 चैप्टर्स हैं असल में और इनसे 2 क्वेश्चंस आते हैं और अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन करना होगा मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे, इट्स रीजन in space in which moving charges will experience a magnetic force so it's region in space in which moving charges will experience a magnetic force whose magnitude will depend on the magnitude of charge, its speed। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगी किस पे? चार्ज की मैग्नीट्यूड पे, उसकी स्पीड पे, एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? रीजन होता है। स्पेस का मतलब यहाँ पे जगह होगा। इट्स नॉट दैट स्पेस दैट इज आउटर स्पेस। यहाँ पे आउटर स्पेस इसका मतलब नहीं है। तो रियान, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब मैं वैक्यूम कहता हूं तो तुम आउटर स्पेस में पहुंच जाते हो। बेटा, वैक्यूम का मतलब आउटर स्पेस नहीं होता और स्पेस का मतलब भी आउटर स्पेस नहीं होता। स्पेस का मतलब सिर्फ जगह होता है। तो स्पेस मैंने तो कुछ नहीं कहा। रियान खालिद को कह रहा हूं। अच्छा, मूविंग चार्जेस विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तुम्हारे साथ एक और रियान भी है, रियान खालिद के नाम से। whose magnitude will depend on the magnitude of charge, its speed and its direction of motion। अब आगे चलते हैं। देखो definition of magnetic field strength। definition of हाँ जी हाँ definition of magnetic field strength। अब हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। ठीक, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे फील्ड, उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। चार्ज का क्या मतलब है? किस चीज का चार्ज? पार्टिकल का चार्ज। अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, रीजन इन स्पेस इन विच मूव ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, इट्स स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि, बात सुनो ना, तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि स्पीड किसकी कह रहे हैं, और तुमने ये भी नहीं पूछा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किसका कह रहे हैं। तो तुमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हाँ बताओ। आपको बोलने ही नहीं दिया सर। और दूसरा सर, चार्जेस कहाँ से आगे मैग्नेटिक फील्ड में? मतलब ये तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती, मतलब इसमें चार्जेस पे तो नहीं लगती। मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस पे ही होती है। जो मैग्नेटिज्म है वो भी चार्जेस की मदद से बनती है। लगता है ओ लेवल में जो होती है वो यही चार्जेस तो होते हैं, और क्या होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने ओ लेवल पढ़ा हुआ है तो मैग्नेटिक डोमेन्स रैंडम थी, मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन थी। तो चार्जेस का जो स्पिन होता है उसी को मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। तो बेटा, ये जो मैग्नेटिज्म है ये आती ही चार्जेस से। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज। बेटा, मैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट चार्जेस। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अलग तो लेते भी नहीं है।
हम तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इज द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अगली हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द, जी बेटा। इसका इसका मतलब है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ये डेफिनेशन लिख लें अगर। ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें चार्ज का जो मोशन होता है वो भी मैटर नहीं करता और डायरेक्शन भी मैटर नहीं करती, वो सिर्फ चार्ज मैटर करता है वहां पे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं तुम्हें पहले लिखवा चुका हूं ना, अभी मैग्नेटिक फील्ड पे फोकस करो। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल ऑन विच, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टेशनरी जो है चार्जेस के लिए होती है ना? बिल्कुल बेटा आप सही कह रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑन विच द फोर्स विल डिपेंड, और आखिरी रो में आप लिखेंगे फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अब मैं इस टेबल को फिल कराने से पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो रिलेटिव करके लिखवा देता हूं कि दोनों आप साथ साथ लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो लेफ्ट साइड पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। सर एक मिनट पीछे कर। बेटा उसी पेज के लिए ये पेज लिखवा रहा हूं, आपने इंक्वायरी पूछी थी उसी का आंसर लिखवा रहा हूं। अच्छा ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड, जी बिल्कुल, ये टेबल नहीं है, ये सीधी डेफिनेशन लिखेंगे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन का आपने मुझसे फर्क पूछा था, मैं वो लिखवा रहा हूं, फिर उस टेबल पे जाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रीजन इन स्पेस, और जनरली ये अराउंड अ चार्ज होता है। रीजन इन स्पेस अराउंड अ चार्ज in which all the other charges, in which all the other charges will experience an electrostatic force, will experience an electrostatic force that is independent of the motion of charged particles। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल्स के around a charge in which all the other charges will experience an electrostatic force that is independent of the motion of the charged particle। और मैग्नेटिक फील्ड की क्या थी? रीजन अराउंड, वो जनरली हमने रीजन लिखा था, रीजन इन स्पेस इन विच, और ये कॉज कैसे होता है वो हमने नहीं लिखना। region in space in which all the moving charges will experience a magnetic force that will depend on the magnitude of charge of the particle, its speed and direction of motion।
हाँ भाई हो गया कॉपी? जी बेटा ये एग्जाम डेफिनेशन है बेटा, बेशक आधे नंबर की है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, जगह के हिसाब से आप डेफिनेशन को समराइज कर सकते हैं। तो ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, बाकी आप जब पास पेपर्स करोगे आपको सब हाँ बेटा समझा दूंगा। कॉपी हो गया? चलो अब टेबल में इसकी समझ आएगी। हाँ जी रियान कॉपी हो गया? रियान मोहम्मद हो गया सर। चलो अब आ जाओ जरा पीछे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होती है वो चार्ज के मोशन पे डिपेंड नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होती है वो चार्ज के मोशन पे, उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। दिस इज द डिफरेंस। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डिफरेंस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होगी वो चार्ज का मोशन तेज है स्लो है किस डायरेक्शन में, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। मूविंग चार्ज पे भी उतना फोर्स, स्टिल चार्ज पे भी उतना फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में फर्क पड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब ये टेबल फिल करो। अब इसमें आ जाओ, सबसे पहले फील्ड की बात करते हैं। फर्ज करें हम फील्ड लेते हैं ग्रेविटेशन। हम कौन सा फील्ड लेते हैं? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स होती है वो किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है? पार्टिकल के सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमने फॉर्मूला सीखा है वो इक्वल है फोर्स पर यूनिट मास के। यस और नो? हमने जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सीखा है वो है फोर्स पर यूनिट मास। इसी तरह अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो फोर्स किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? चार्ज ओनली। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो बनेगा E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। आगे समझ? ना 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 वो छोड़ो, बस ये लिखो फोर्स पर यूनिट चार्ज, बेसिक डेफिनेशन। यहां पे हमने बेसिक डेफिनेशन लिखनी है ना। अब अगर हम बात करते मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होती है ना वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो तीन फैक्टर्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन चार्ज, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ, एक काम करते हैं एंड लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाएगी ना नहीं आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम कहेंगे साइन ऑफ थीटा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो किसके हिसाब से चलती है? एंगल के हिसाब से चलती है। तो अब साइन ऑफ थीटा क्या होगा ये हम बाद में बताएंगे कि थीटा क्या चीज है, सारी कहानी क्या है। लेकिन अगर हम वही प्रिंसिपल यूज करते हैं जो बाकियों का यूज किया है, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या होनी चाहिए डेफिनेशन? ये होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस हिसाब से देखा जाए तो वही वाला मेथड जिन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है उनको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे जब मैस पे डिपेंड कर रहा था तो फोर्स ओवर मैस, जब चार्ज पे डिपेंड कर रहा था तो फोर्स ओवर चार्ज। वही प्रिंसिपल अगर यूज करें, चार्ज, वेलोसिटी और साइन ऑफ थीटा, तो क्या बन जाएगा? फोर्स ओवर, नजर बताओ जरा, चार्ज, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद साइन ऑफ थीटा। क्लियर? तो अब हम सिर्फ फोकस करें अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, तो उसके हिसाब से ये यूं चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इसका हम लिखते हैं मैग्नेटिक। जी बेटा जी। सर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, साइन थीटा लिए। हेलो सर।
क्या भाई सर का दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। स्ट्रेंथ। सर मैं कह रहा था कि ये वी साइन थीटा क्यों है, ये क्या परपेंडिकुलर होती है हमेशा? बाबा जी वही समझाने लगे, थोड़ा सा वेट तो कर लो अच्छा ना। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा जो होते हैं ना स्केलर्स के फॉर्मूले उसमें आता है कॉस, जो होते हैं वेक्टर्स के फॉर्मूले उसमें आता है साइन। जितने भी स्केलर्स के फॉर्मूले होते हैं उसमें कॉस आता है डेफिनेशन में, और जितने भी वेक्टर्स के फॉर्मूले होते हैं उसमें साइन आता है। ये प्रिंसिपल है, दिस इज बाय कन्वेंशन। अदरवाइज साइन और कॉस इंटरचेंजेबल है। फर्ज करें अगर आप साइन ऑफ लिखते हैं 30 तो कॉस ऑफ 60 भी उतना होता है। तो साइन 30 और कॉस 30 इंटरचेंजेबल है। फर्क सिर्फ ये है कि जो होते हैं वेक्टर के फार्मूले उनमें साइन आता है और जो स्केलर के फार्मूले होते हैं उनमें कॉस आता है। वर्क के फार्मूला में क्या था, कॉस या साइन? कॉस था। मोमेंट के फार्मूला में साइन था। तो जो वेक्टर होगा उसमें साइन होगा, जो स्केलर होगा उसमें कॉस होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर होता है इसलिए इसके फार्मूला में साइन आता है। ये मैथ्स का प्रिंसिपल है, जो भी वेक्टर होगा किसके साथ आएगा, साइन के साथ। जो भी स्केलर होगा किसके साथ आएगा, कॉस के साथ। अच्छा अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का आप लिखो, देखो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, इसकी एग्जाम डेफिनेशन बाद में लिखेंगे ना, पहले ये बात लिखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन पहला फैक्टर, द मैग्नीट्यूड of charge of the moving particle। पहला फैक्टर क्या हो गया, चार्ज। दूसरा फैक्टर द स्पीड, आप स्पीड को हो वेलोसिटी को हो यूज करना है, मैग्नीट्यूड तो, और वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। तो स्पीड कह दो वेलोसिटी कह दो फर्क नहीं पड़ता। द स्पीड ऑफ द moving, the speed of the moving charged particle। और तीसरा फैक्टर आप लिखेंगे साइन ऑफ थीटा, और थीटा को आप डिफाइन करेंगे। थीटा क्या होगा, थीटा होगा वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। तो थीटा का आप लिखेंगे, थीटा इज एंगल बिटवीन, theta is angle between the velocity of the charged particle, velocity of the charged particle and direction of magnetic field। Now by principle फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि फोर्स ओवर ऑल द फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स। जनरल डेफिनेशन क्या हो गई, अगर आप फोर्स को डिवाइड कर दो बाय ऑल द फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स विल डिपेंड, इट इज द फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे यहां पे होगा, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स को डिवाइड कर दूं, एफ मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय कौन कौन से फैक्टर्स थे, पहला फैक्टर किसका हो गया, क्यू। अच्छा दूसरा फैक्टर किसका हो गया, स्पीड, यानी कि पर यूनिट चार्ज पर यूनिट स्पीड, और साइन ऑफ थीटा भी नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल m नहीं होता और इसका सिंबल b होता है। उसकी रीजन हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल बी। छोड़ दो बस ये लिखो, लिख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल क्या होता है, कैपिटल बी। सरमद हो गया कॉपी यहां तक? जी सर। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल बी, और ये इक्वल किसके होगा, एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा के। अब इसी को हम लिखेंगे वर्ड्स में। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं डिनोमिनेटर वाली सारी क्वांटिटीज को 1 कर दूं, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो मुझे बताओ F और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो हम इसको यूं कहेंगे, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट स्पीड, साइन ऑफ थीटा भी यूनिट होना चाहिए, उस वक्त क्या होगा, B के इक्वल। तो डेफिनेशन हम इस तरह लिखेंगे, इसकी एग्जाम डेफिनेशन यूं हम लिखेंगे, वर्ड्स में हम बाद में लिखेंगे, पहले यूं देखते हैं कि अगर हम फर्ज करें कर दें B इज इक्वल टू F मैग्नेटिक, और नीचे अगर हम कर दें इसको 1, Q हो गया 1, V भी हो गया 1, और साइन ऑफ थीटा भी हो गया 1, पीछे क्या रह गया, जो B है वो F ही है, तो B जो है वो F बन जाएगा अगर डिनोमिनेटर वाला सब कुछ क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इसकी जो वर्ड डेफिनेशन हम लिखेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में, वो होगी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन, मेरे साथ ही लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये एग्जाम डेफिनेशन लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is magnetic field strength is magnetic force, magnetic field strength is magnetic force acting, magnetic field strength is magnetic force acting on a unit charge, acting on a unit charge moving with unit speed, ठीक है नजर, acting on unit charge moving with unit speed, perpendicular to the direction of the magnetic field। तो असल में जी मैग्नेटिक फोर्स अगर होगी किस पे, 1 कूलम चार्ज पे, उसकी स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकेंड, तो उस वक्त जो फोर्स होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नजर हो गया कॉपी? ठीक है जी। अगर हम थीटा को 90 करेंगे तो साइन ऑफ 90 1 आ जाएगा, तो सब कुछ 1 किया तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद लिखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ स्केलर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर, अपनी तरफ से मैंने वेक्टर ही बोला है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर। डायरेक्शन की डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, लेटर ऑन करेंगे। और अगली बात, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ magnetic field strength is Tesla defined by capital T। बच्चों अब हम टेस्ला को डिफाइन करते हैं, लेट्स डिफाइन टेस्ला। तो टेस्ला को करते हैं बच्चों हम डिफाइन, टेस्ला रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, क्या डेफिनेशन, टेस्ला बंदे का नाम था। अच्छा, अब जो है जो बात है वो ये है कि अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं B इज इक्वल टू F ओवर QV साइन थीटा, अगर राइट साइड पे सब कुछ 1 कर दें, जैसे F की जगह लिख दो 1 न्यूटन, Q की जगह लिख दो 1 कूलम, V की जगह लिख दो 1 मीटर पर सेकेंड, और एंगल लिख दो साइन ऑफ 90। जब आप ये सब कुछ करेंगे और सब कुछ 1 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 टेस्ला। और इसी को हम फिर वर्ड्स में लिखेंगे, हम कहेंगे इट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। अब एक चीज याद रहे, क्वांटिटी की डेफिनेशन में हम यूनिट्स को स्पेसिफाई नहीं करते, यूनिट्स की डेफिनेशन में हम यूनिट्स को स्पेसिफाई करते हैं। चलें जी, इसकी लिखते हैं डेफिनेशन।
इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, रुक तो जाओ ना, हाँ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी 1 टेस्ला, magnetic field strength will be 1 Tesla, will be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb, if a charge of 1 coulomb moving, if a charge of 1 coulomb moving with a speed of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field experiences so magnetic field strength will be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb moving with a speed of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field experiences a magnetic force of 1 न्यूटन। तो हमने उसी फार्मूला को वर्ड्स में लिख दिए कि अगर तो होगा 1 कूलम का चार्ज और वो मूव करेगा 1 मीटर पर सेकंड के साथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर उस पे फोर्स होगी 1 न्यूटन, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा? 1 टेस्ला। अंडरस्टूड? अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं आगे। ये टेस्ला हमने डिफाइन कर दिया। अब हेडिंग दो मैग्नेटिक फोर्स। जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो हेडिंग दो मैग्नेटिक फोर्स। नजर थके थके क्यों हो आज? मैग्नेटिक फोर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो मैग्नेटिक फोर्स की दो ही चीजें, उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड। तो हमारी एक डिस्कशन होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की और दूसरी डिस्कशन होगी उसकी मैग्नीट्यूड की। तो लिखें नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। लिख दिया। उसी बी वाले फार्मूला को रीअरेंज कर देंगे। बी का क्या फार्मूला हमने सीखा है? हाँ, वही उसी को रीअरेंज करेंगे। B इज इक्वल टू V साइन ऑफ थीटा। लिख दिया। इसको अगर हम करते हैं रीअरेंज, अगर हम इसको क्या करते हैं रीअरेंज, तो क्या बन जाएगा ये? इसको सब्जेक्ट बनाना है। हम F को सब्जेक्ट बनाएंगे ना। F इज इक्वल टू B Q V साइन ऑफ थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। ये लिखते जाओ। सो B इज मैग्नेटिक field, B is magnetic field strength, B is magnetic field strength। उसके बाद Q हो जाएगा हमारे पास चार्ज, V हो जाएगी उसकी स्पीड, और थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन V
एंड बी। तो थीटा हो गया एंगल बिटवीन बी एंड बी, हो गया। अच्छा, अब जो बात है बच्चों, आज फिर यहां तक कर लो, क्योंकि इसके आगे फिर हमने प्रैक्टिस वाला थोड़ा सा पार्ट करना है। क्लासेस का मैं आज शाम को कर दूंगा।